हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस में। अब जैसे जैसे फार्म प्रोटेस्ट्स दोबारा शुरू हो गई हैं, फार्मर्स की डिमांड्स आगे आ रही हैं एंड अपार्ट फ्रॉम लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी, साथ ही साथ में उन्होंने डिमांड किया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल था 2020 का उसको आप हटा दीजिए, 2013 का जो लार है वो ले आइए, राइट। साथ ही में ये चाहते 200 दिन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस 700 रुपीज़ की डेली वेज जो है मनरेगा के अंदर प्रोवाइड की जाए, लिंकिंग इट टू फार्मिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड हैज बीन to walk out of the WTO, and कोई भी ऐसे FTAs जो कि पर्टिकुलरली इंडिया के एग्रीकल्चर को हार्म करते हैं। अब ये WTO से क्या प्रॉब्लम है? इनफैक्ट इसी के चलते हुए इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया, क्योंकि WTO की जो एक मिनिस्टीरियल मीटिंग है, मिनिस्टीरियल मीटिंग जो है, इनकी मिनिस्टीरियल बॉडी जो है सबसे टॉप लेवल बॉडी होती है डिसीजन मेकिंग इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो फेब के लेटर हाफ के अंदर होनी है एट आबू धाबी, जहां पे अगेन ये कॉन्वर्सेशन चल रही है विद रिस्पेक्ट टू फूड सब्सिडी, फूड सिक्योरिटी को लेके, जो कि इंडियन और डेवलपिंग कंट्रीज ऑफर कर रही हैं, जिनको डेवलप्ड कंट्रीज जो है हटाना चाहती हैं। नाउ ये आर्टिकल जो है आपके GS2 के लिए जरूरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट के लिए, GS3 के लिए भी जरूरी है जो आपका इकोनॉमी का पार्ट है, एंड इसके अलावा अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। Now फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये WTO आखिरकार है क्या? अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, कब इसने अपने 1995 के अंदर ऑपरेशन शुरू किए थे, एंड माराकेश जो अग्रीमेंट था, माराकेश अग्रीमेंट ऑफ 1994, इसने इसका जो प्रीडिसेसर था जिसको हम गैट बुलाते हैं, ठीक है, इसका प्रीडिसेसर गैट, इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया था। तो ये जो गैट था विच वॉज अ जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसको रिप्लेस करते हुए अब 1995 ऑनवर्ड्स ये WTO निकल के आया, जो कि एक लौती ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच डील्स विद सेटिंग द रूल्स ऑफ ट्रेड अमंगस्ट कंट्रीज। सो टू इंश्योर कि ये इगैलिटेरियन बेसिस पे हो, इंटरनेशनल ट्रेड कोऑपरेशन के बेसिस पे चले, राइट। तो ये रेगुलेट एंड फैसिलिटेट करती है इस पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को। नाउ इसके अंदर जो है अ नंबर ऑफ मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, करंटली 164 मेंबर्स हैं इनके, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, एंड 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। नाउ विद इन द WTO देयर आर अ नंबर ऑफ अग्रीमेंट्स जिनके थ्रू ये रेगुलेट एंड फैसिलिटेट करती है ट्रेड को इन वेरियस एरियाज, इंक्लूडिंग ट्रेड इन सर्विसेज, इन गुड्स, एज वेल एज इश्यूज रिगार्डिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किनके बीच में? जो हमारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है उनके बीच में, राइट। जो एक जो जनरल फ्रेमवर्क है ट्रेड अग्रीमेंट्स का, इसको किसने प्रोवाइड किया? WTO ने। अब कौन कौन से हैं ये? जैसे कि ट्रेड इन गुड्स है, राइट, देन ट्रेड इन सर्विसेज विच वाज द जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, एंड देन वी हैव द ट्रिप्स विच डील्स विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ना वेरी इंपॉर्टेंटली इसी के अंदर एक WTO ने अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की भी बात की। ना वन ऑफ द थिंग्स इंक्लूडेड इन WTO इज दिस अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो कि मेनली मुद्दा बन गया है, बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है इन सारे इश्यूज को लेके। ना ये अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो था, इसको भी नेगोशिएट किया गया था ड्यूरिंग द उरुग्वे राउंड ऑफ गैट, राइट, जिसको 1994 में माराकेश अग्रीमेंट के थ्रू जो है रेटिफाई किया गया। ये सारी जो है इसी के अंडर आती है, इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और ये अप्लाई किया जाता है बेसिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि डिराइव किए जाते हैं आउट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसी के चलते हुए टू एंश्योर कि जो ट्रेड है एग्रीकल्चर के अंदर वो डिस्टॉर्शंस के बिना हो, फेयर सिस्टम जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके, तो उन्हें क्या क्या, हमें एक फेयर सिस्टम चाहिए, साथ ही में हम क्या इंश्योर करना चाहते हैं कि मार्केट एक्सेस जो है
इन गुड्स का वो भी बेहतर बने, एंड साथ ही साथ में जो लाइवलीहुड्स है फार्मर्स के उनको भी हम बेहतर बना पाए। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला, ये हमारा मेन आइडिया है, राइट। एंड इसी के चलते हुए अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम वेरियस जो सपोर्ट्स हैं, जो सब्सिडीज हैं जो कि कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर को, इनको इन्होंने दो मेन चीजों में डिवाइड कर दिया। ऐसे डोमेस्टिक सपोर्ट जो कि डिस्टॉर्ट करते हैं ट्रेड को, एंड ऐसे डोमेस्टिक सपोर्ट जो कि बिल्कुल डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं ट्रेड को। तो ऑल द सपोर्ट्स जो कि डिस्टॉर्शन नहीं करते हैं उन्हें ग्रीन या ब्लू बॉक्स के अंदर डाला गया, एंड वही ऐसे सपोर्ट जो कि ट्रेड इफेक्ट्स के अंदर डिस्टॉर्शंस लाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं, उन्हें एम्बर बॉक्स के अंदर जो है ये डाला गया था। ये रहा आपका एम्बर बॉक्स। ठीक है, अब ग्रीन बॉक्स क्या कहता है? ग्रीन बॉक्स कहता है कि ये ऐसी सब्सिडीज है जो कि बिल्कुल ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती या फिर बहुत कम डिस्टॉर्शन करती है। तो जैसे कि डिजीजेस प्रिवेंट करने के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेजेस एक्सेट्रा प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर के लिए, राइट। तो ये सब क्या है, एग्रीकल्चरल रिसर्च को जो है और ज्यादा पुश करना, ये सब ग्रीन बॉक्स में आता है, राइट। देन ब्लू बॉक्स के अंदर वो सारी सब्सिडीज आती हैं जो कि एम्बर बॉक्स में नहीं आ रही, एज लॉन्ग एज ये डिस्टॉर्ट नहीं कर रही हैं। एम्बर बॉक्स में ये सारी डोमेस्टिक सब्सिडीज आती हैं जो कि प्रोडक्शन एंड ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, एंड गिवन दिस इन्होंने इन्हें लिमिट करने की कोशिश की। और लिमिट करने की कैसे कोशिश की? इन्होंने कहा कि ऐसे कोई भी मेजर्स जो कि प्राइसेस को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं आफ्टर दे फॉल, है ना, कि अब से कंपटीशन हो गया, कहीं का चावल जो है और बेटर आ रहा है तो डोमेस्टिकली चावल का प्राइस गिर गया, राइट। टू सपोर्ट प्राइसेस अगर इस तरह के सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो ये सब्सिडीज डेवलप्ड कंट्रीज में अप टू 5% ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे हो सकती हैं, एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये जो परसेंटेज थी इसे 10% पे रखा गया था। ठीक है, तो ये जो है ब्रॉडली उन्होंने कैटेगराइजेशंस की थी विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो वेरियस बॉक्सेस थे, राइट। तो यहां पे से आ जाती हैं आपकी जो एम्बर बॉक्स है, जैसे कि हम बात करते इनपुट सब्सिडीज, राइट। इनपुट सब्सिडीज आ गई, जैसे कि सब्सिडीज प्रोवाइड करना फर्टिलाइजर्स पे, सीड्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, इरिगेशन पे, एंड इसी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो भी इसके अंदर ही फॉल करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया दोनों ही इनपुट सब्सिडीज भी प्रोवाइड करता है एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी प्रोवाइड करता है, एंड इन फैक्ट फार्मर्स की करंट प्रोटेस्ट जो है वो इसी पे जुड़ी है कि आप इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल बैकिंग दे दे, which now creates a problem for India as well, particularly as far as its international domain के ऊपर commitments are concerned, right? जिसके कारण one of the farmers demands is that you walk out of the WTO. अब इसी के चलते हुए WTO का क्या कहना है कि ऑलरेडी आपकी जो MSP है और जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है किसके अंदर, राइस में, चावल में, ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक है, एंड इन फैक्ट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स इंडिया हैज बीन फेसिंग अटैक्स पर्टिकुलरली फॉर राइस। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि US हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ये कहते हैं कि इंडिया का ये जो बहुत ही सब्सिडाइज पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है ये प्रोग्राम ब्रीच करता है जो प्रिस्क्राइब लिमिट्स थी ऑफ 10% ऑफ द प्रोडक्शन, विच देयरफॉर मेक्स इट मार्केट एंड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, जिसके कारण इंडिया ने वायलेट कर दिया है WTO का अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर गाइडलाइंस, एंड इसी को लेके जो है कंटेंशंस चलती आ रही हैं। इनफैक्ट एक और ग्रुप जो कि काफी ज्यादा इंडिया को क्रिटिसाइज करता है इज व्हाट वी कॉल एज द केन्स ग्रुप। आप अगेन इस नाम को जरूर याद रखें, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केन्स ग्रुप क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिनके अंदर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड कनाडा इंक्लूडेड है, जो भी यही कहते हैं कि इंडिया का जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है बहुत ही सब्सिडाइज है, जिसके कारण जो ट्रेड डिस्टॉर्शन एंड फूड सिक्योरिटी इन अदर कंट्रीज है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए, अब अगर इतने सालों से ये मुद्दा चलता आ रहा है, अभी तक इंडिया इससे कैसे बचता आया है?
दैट हैज बीन बिकॉज ऑफ अ पीस क्लॉज, जो कि इंडिया ने टाइम एंड अगेन जो है इन्वोक किया है। और ये पीस क्लॉज जो है इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं टू वन ऑफ द मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस क्या है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की, ठीक है, जो कि बायनली मिलती है। ये हुआ था एट द बाली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ 2013, जहां पे एक पीस क्लॉज की बात की गई थी फॉर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, जो कि WTO ने ऑफर किया था। अब यहां पे भी इंडिया को प्रॉब्लम थी, क्यों? क्योंकि ये सब्सिडीज जो है 4 साल की जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती थी अगेंस्ट दी पेनल्टीज अगर वो ब्रीच करते हैं सब्सिडी कैप ऑफ 10%, राइट। और 4 सालों में आपने इसको रेक्टिफाई करना है। नाउ दिस वाज समथिंग दैट इंडिया वाजंट रियली कंफर्टेबल विद। हाउएवर ये पीस क्लॉज जो है इसके थ्रू अब टेम्परेरीली डेवलपिंग कंट्रीज जो है ये प्रोहिबिटेड सब्सिडीज को प्रोवाइड कर सकती हैं विदाउट एनी डिस्प्यूट अंडर द एग्रीकल्चर ऑन अग्रीमेंट। सो द कंट्रीज कांट, द डेवलप्ड कंट्रीज पर्टिकुलरली जिनको प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट सू देम अंडर द अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। हाउएवर these countries can still drag these countries to the WTO settlement body on the agreement on subsidies and countervailing measures। तो बेसिकली एक के अंडर अगर आप नहीं कर पाए, दूसरे के अंडर तो आप कर ही पा रहे हो, तो जो प्रोटेक्शन थी वो नल एंड वॉइड हो गई। बट इंपॉर्टेंटली अब क्या हुआ है कि WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी जो है वो चल नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यूएस हैज क्रिएटेड। इनके अंदर मेंबर्स ही नहीं है, जिसके कारण जो WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो इतने सालों से ऑलमोस्ट डोरमेंट ही पड़ी हुई है। Now the problem arises that on this ministerial conference, the 13th ministerial conference जो कि अबू धाबी के अंदर हुई है, a lot of people had hoped that some form of एक जो सोल्यूशन है वो शायद यहां पे मिल पाए, क्योंकि इंडिया ने अब टाइम एंड अगेन पीस क्लॉज तो इन्वोक कर लिया है, बट इंडिया ऑल्सो रियलाइजेस कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन जो है उसको ढूंढना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज यहां पे इंडिया के अंदर ये जो फार्मर्स हैं इनके लाइवलीहुड्स हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फूड सिक्योरिटी जो है ये इसका क्वेश्चन रेज करती है। इनफैक्ट व्हाट हैज इंडिया डन, इंडिया ने भी अपना एक कोलिशन बना लिया है विच इज एन 80 कंट्री कोलिशन, जिसके अंदर G33 ग्रुपिंग जो है ये भी इंक्लूडेड है। साथ ही में जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर अफ्रीकन, कैरेबियन एंड पैसिफिक स्टेट्स, राइट, जो कि ऑल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये भी इसके अंदर फॉल करता है। तो इंडिया ने क्या बोला कि देखिए अगर आपने परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू अडॉप्ट अ न्यू मेथड ऑफ व्हाट, न्यू मेथड टू कैलकुलेट सब्सिडीज, जिसके बेसिस पे आप ये 10% वाले नंबर पे आ रहे हैं। तो अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि देखिए एट प्रेजेंट टू कैलकुलेट दी सब्सिडीज द एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस, हम यूज करते हैं ना इन्फ्लेशन को भी काउंट करने के लिए, हम एक बेस ईयर देखते हैं, है ना। तो ये बेस ईयर या एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस कौन से सालों पे बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑन द एवरेज प्राइस ऑफ द बेस ईयर्स ऑफ 1986 टू 88। अब इंडिया कहता है भैया बहुत चेंजेस आ गए हैं, इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है, तो अब आप एक नया बेस ईयर जो है वो लेके आइए, राइट, एक नया मोर रीसेंट बेस ईयर जो है लेके आइए, ताकि ये अकाउंट कर सके फॉर इन्फ्लेशन एज वेल। इनफैक्ट 2023 के अंदर जिनेवा के अंदर एक WTO की कमिटी ऑन एग्रीकल्चर का स्पेशल सेशन हुआ था। तो यहां पे भी इंडिया ने बोला था कि अगर आप एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो ये लाना तो इज द ओनली स्टेप फॉरवर्ड। और यही होप किया गया था कि ये परमानेंट सोल्यूशन फॉर द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग 13th, जिसको हम बोल रहे हैं MC13, राइट, जो कि अबू धाबी में हो रही है, यहां तक मिल जाए। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस 80 कंट्री ग्रुपिंग, इंडिया इज ऑल्सो बीन ज्वाइंड बाय अदर कंट्रीज लाइक चाइना हो गए, साउथ अफ्रीका हो गया, राइट, साथ ही साथ में इंडोनेशिया एंड इजिप्ट, जो कि पर्टिकुलरली इन सपोर्ट ऑफ इंडिया आए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेम। Now this also becomes extremely important, क्योंकि अब फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं, बट इंडिया के अंदर हमने एक और चीज जो है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि आखिरकार हम कर क्यों रहे हैं,
ये हम कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी को लेके। एंड इंडिया ने यही बोला दैट गिवन पैंडेमिक जैसे आया, रिसेशन जैसे आया, ग्लोबल इन्फ्लेशन जैसे चल रही है, ये फूड सिक्योरिटी फॉर द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम इंडिया के अंदर जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको देखते हैं तो इंडिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन जो है क्लोज टू 39% ऑफ द सीपीआई अकाउंट करती है एंड जो बढ़ती ही जा रही है। साथ ही में ग्लोबली भी जो वॉलेटिलिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी है फूड प्राइसेस में बढ़ गई है, पर्टिकुलरली ड्यू टू हमें पता है क्लाइमेट चेंज, और ये और ज्यादा ही वर्सन होती जाएगी। तो ये चीज जो है उन्होंने हाईलाइट की है। इनफैक्ट द वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड, अगेन आप इसको मेंस के अंदर जो है लिख सकते हैं, जयति घोष बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड इकोनॉमिस्ट है इंडिया की, इन्होंने यही बोला है कि देखिए बाय कमिंग डाउन ऑन दी सब्सिडीज, WTO जो है मजाक बना रहा है ऑफ द गोल्स दैट it itself had set down under the millennial development goals and even the sustainable development goals, wherein hunger reduction, getting rid of starvation, ये सब one of the goals है ना। तो अगर आप ऐसी चीजें करते रहोगे तो आप कैसे करोगे डील विद हंगर एंड स्टारवेशन। इनफैक्ट जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज वर्सन होता जा रहा है, यू हैव इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस, यू हैव वर्सनिंग जो एल नीनो है वो वर्सन होते जा रहे हैं। इसके कारण ये माना जा रहा है कि in 2022 across the world 700 million people faced hunger and 2.4 billion lacked access to sufficient and nutritious food। ठीक है, तो अब to support farmers given the kind of these, हम क्या बोलते हैं, पॉली क्राइसिस हो रहे हैं, पॉली क्राइसिस, मल्टीपल क्राइसिस चल रहे हैं वर्ल्ड में इकट्ठे, ऑल ऑफ देम आर एग्जैस्परेटिंग द इफेक्ट ऑफ वन एंड द अदर, राइट। सो कॉन्फ्लिक्ट हो गई, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, यूक्रेन के अंदर किस तरह से फूड एंड फर्टिलाइजर के अंदर इन्फ्लेशन आया, अब गाजा कॉन्फ्लिक्ट के कारण आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया, पैंडेमिक हो गया, इन सब के कारण फूड सिक्योरिटी नीड्स पर्टिकुलरली इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन पे सिवियर इंपैक्ट आ रहा है एंड देयरफॉर समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट द सेम। ठीक है, तो आपने इसके बारे में और पढ़ना है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, आपको क्या लगता है इंडिया को किस तरह का स्टेप अपनाना चाहिए, हमें बताइए इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू एंड सी यू इन अनदर वीडियो सून।